बीकानेर में बीसी कॉलेज के 18 कार्मिकों की पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे धरनार्थियों ने सादुल सिंह सर्कल से कलेक्ट्रेट तक मशाल जुलूस निकाला। यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर राका ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी इन कार्मिकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही। सरकार निकाले गए ईसीबी कार्मिकों की सुध नहीं ले रही। सरकार और प्रशासन अगर उनकी बात नहीं सुनेगा तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आज ये आमरण अनशन का 18वां दिन है और राजस्थान सरकार और यहाँ के वरिष्ठ मंत्री किसी को, यहाँ के प्रशासन को किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि ये अनशन किस लिए चल रहा है। और ये जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात बताना चाहते हैं, मैं सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि वो समय समय पे सरकार को भी और प्रशासन को बता रहे हैं, फिर भी उनकी नींद नहीं उड़ रही है। आने वाले समय में ये धरना जारी रहेगा, जब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक हम आमरण अनशन जरूर रहेगा। भरतपुर में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड में घायल लाला अनाहा का एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। दोपहर करीब 12 बजे भरतपुर में पुलिस और चिकित्सकों की टीम लाला को लेकर जयपुर पहुंची, जहां पर ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों की टीम ने उसका उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार लाला अनाहा की हालत काफी नाजुक है, इसके चलते उसे इमरजेंसी आईसीयू में एडमिट करवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लाला अनाहा के भाई और हालात को लेकर चिकित्सकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। भरतपुर में आज हुई हृदय विदारक घटना के बाद में जो घायल हैं लाला, उनको जयपुर ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। अभी इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां पर पूरे भरतपुर से जो लोग हैं वो सभी लोग परिजन साथ में आए हुए हैं। साथ में एसएमएस ट्रॉमा के प्रभारी जो हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, वो हमारे साथ मौजूद है। पहले तो डॉक्टर अनुराग धाकड़ से बात करते हैं। अनुराग सर, किस तरह से मरीज को यहाँ लाया गया, कैसी कंडीशन है और इस वक्त मौजूदा स्थिति में मरीज का ट्रीटमेंट क्या किया जा रहा है सर? ऐसा है कि ये जो पेशेंट हैं गजेंद्र, ये अभी करीब 20 मिनट पहले हमारे पास आए हैं भरतपुर से, और इनके चेस्ट में नीचे एब्डोमिनल एरिया में और जो उनका लेफ्ट साइड का हैंड है उसमें इंजरीज़ के निशान है। अभी हमने उनको सीटी स्कैन में लिया है ताकि हमें एसेस कर सकें कि उनके पूरे जो शरीर है उसमें कहाँ कहाँ पर चोट पहुँची है, कि बुलेट फायरिंग की हिस्ट्री है तो कोई बुलेट अंदर तो नहीं है। और जो कंसर्न यूनिट से उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत अगर हमें सर्जरी। कितना चोटिल लोग हैं सर, क्योंकि गंभीर हालत बताई जा रही है? स्थिति गंभीर है अभी जो ब्लड, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम उनको लेके आई है वो अभी तक उनके वाइटल्स को मेंटेन करके लेके आई है। तो अभी हम उनके वाइटल्स को मेंटेन करते हुए उनका सीटी करा के और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए फिर उनको लेंगे। सर, अभी तक जो प्रथम दृष्टया आपने रिपोर्ट किया है उसमें कितनी बुलेट वगैरह है अंदर, कुछ निकली कुछ? वो अभी सीटी स्कैन से कंफर्म होएगा कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, तो वो अभी मशीन में है। जैसे ही वो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग उससे बाहर आएंगे सीटी स्कैन से, तो वी विल एसेस हाउ मेनी बुलेट्स आर देयर। अंतिम सवाल, क्लिनिकल रूप से कितनी स्टेबिलिटी है? क्लिनिकली अभी इनको काफ़ी उसकी ज़रूरत है ऑब्जर्वेशन की और बेटर सपोर्ट की। साथ में जो घायल जो हैं उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और ये क्या नाम है आपका, और साथ में ये घटनाक्रम हुआ उसका कब घटना हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ सर? सुबह जिम से निकल रहा था, निकलने के बाद तुरंत उस पर प्रहार कर दिया। सुबह 7:45 बजे करीब घटना है। जी जी, ये था। क्या किस तरह से घटनाक्रम हुआ पूरा बताएं? ये जिम करके ऊपर 2 मंजिला से नीचे उतरे तो उन्होंने अपनी गाड़ी की खिड़की खोली तो कुछ लोग पीछे से हाथ लगा कर उन्होंने हमला कर दिया। क्या गाड़ी में आए थे, कितने लोग थे और आए थे? कौन सी गाड़ी थी? क्या स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की। जी जी। और कैसे हमला किया, कितने लोग थे बाहर और भक्के गए थे, कितने लोग थे? 3 लोग थे जिन्होंने हमला किया। पीछे से इस खिड़की खोल रहा था, पीछे से गोली मार दी। ये गिर पड़ा, फिर पड़े हुए डंडा गोली जैसे उन पर बना वारदात की। अभी डॉक्टर से बातचीत हमारी भी हुई है, लेकिन आपको क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि अच्छे से अच्छे बेहतर उपचार करेंगे। कोई अंदेशा किसी के ऊपर कि कोई किसी ने हमला किया तो क्यों किया? अपनी तरफ से तो कोई ऐसा अंदेशा है नहीं, और छोटे भाई को उसमें आ जाएगा या वो अपनी स्थिति बताएगा कौन है कौन लोग हैं, पहचान लिए जाएंगे। पुलिस की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, पुलिस खूब कोऑपरेट कर रही है। ये तो देखिए, चिकित्सकों ने अपनी बात बताई, साथ में जो परिजन है उन्होंने बताया कि क्या घटनाक्रम हुआ था, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम था इसने सभी को हिला के रख दिया। जो वीडियो सामने आया था कि दिल दहलाने वाला वीडियो था, ऐसे में उम्मीद यही है कि पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जो आरोपी हैं उन तक पहुंचेगी और उनको सलाखों तक पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। प्रदेश के खान विभाग ने एमनेस्टी योजना में रिकॉर्ड वसूली कर नया कीर्तिमान रचा है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और निदेशक संदेश नायक के निर्देशन में सफलता मिली, जिसमें अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर का नेतृत्व शामिल है। एलएनटी लिमिटेड से 18 करोड़ 9 लाख रुपए वसूले गए।
एमनेस्टी योजना के तहत अब तक एक दिन में वसूली गई अभी तक की सर्वाधिक राशि है। आपको बता दें कि एल&टी की सोजत की एसटीपी की अवैध खनन की बकाया राशि के प्रकरणों को समायोजित करने के लिए मीटिंग हुई। महेश माथुर और खनिज अभियंता धीरज पवार ने कंपनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद जुर्माना राशि जमा कराने पर सहमति बनी। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में 5 मार्च को जाट महाकुंभ आयोजित हो रहा है। जाट महाकुंभ के संरक्षक राजाराम मील के नेतृत्व में तैयारियां जोरों पर है। जाट महासभा के पदाधिकारी ग्रामीण इलाकों में जाकर तैयारियों में जुटे हैं, तो ये सोशल मीडिया के जरिए भी महाकुंभ में आने का न्योता दिया जा रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाके में पदाधिकारी घर घर पर पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ को सफल बनाने का आग्रह कर रहे हैं। महाकुंभ के मीडिया प्रभारी शीशराम कटेवा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को महाकुंभ के संरक्षक मील के दौरे शुरुआत कालवाड़ बाईपास स्थित पुलिस चौकी से हुई, जहां संरक्षक मील ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया। तो वहीं जोधपुर में कस्टमर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत बेंज कंपनी और डीलर पार्टनर मारवाड़ ट्रकिंग ने आयोजन किया, जिसमें भारत बेंज की 5 बसेस की डिलीवरी एमआर ट्रेवल्स को दी गई। इस दौरान जोधपुर के प्रमुख ट्रैवलिंग कंपनियों के ओनर्स उपस्थित रहे। मारवाड़ ट्रकिंग के डायरेक्टर महेंद्र मिर्घा ने भारत बेंज की बसों की श्रृंखला के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मारवाड़ ट्रकिंग के महाप्रबंधक गोविंद शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि भारत बेंज की बसें आरामदायक सफर के लिए देश भर में अपनी अलग पहचान रखती है। इस दौरान भारत बेंज के क्षेत्रीय प्रबंधक अविनाश शर्मा और कंपनी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर की प्रमुख ट्रैवलिंग कंपनी जाखड़ ट्रेवल्स ने भी भारत बेंज से जुड़ने का फैसला किया। इस अवसर पर राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया। आपको बता दें कि देश भर में एयर सस्पेंशन के साथ पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट बसों का निर्माण भारत बेंज कंपनी किया करती है। जयपुर के पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम। नदी में आबादी क्षेत्र के पास कचरा डाला जा रहा है। कचरे से लगातार दुर्गंध उठती है, जिस वजह से आमजन का सांस लेना भी दूभर है। प्लास्टिक और कचरे को खाकर गौमाता काल का ग्रास बन रही है। नपा प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, जिसके चलते अब कई गायें दम तोड़ चुकी है। फिर भी नगरपालिका प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। कस्बेवासी हालांकि कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। राजधानी जयपुर में अगले 3 दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। जलदाय विभाग ने शट डाउन का फैसला किया है। 24 फरवरी से शाम से लेकर 26 फरवरी की सुबह तक पानी सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जलदाय विभाग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया। गर्मी में पानी की मांग बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग ने 220 MLD पानी की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय किया। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए जयपुर में कुछ काम करने हैं, जिसकी वजह से शहर में 3 दिन पानी की सप्लाई बंद रखी जाएगी। जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर RC मीणा ने जानकारी दी। बताया कि जयपुर में शटडाउन 24 से 26 फरवरी को किया जाएगा। खबर बीकानेर से है, जहां बिहारी सिंह राठौर को बार एसोसिएशन बीकानेर का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। दरअसल बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव 28 तारीख को होने थे, लेकिन पर्चा भरने के अंतिम समय तक बिहारी सिंह राठौर के अलावा किसी भी अधिवक्ता ने पर्चा नहीं भरा। ऐसे में चुनाव निर्वाचन अधिकारी अविनाश व्यास ने बिहारी सिंह राठौर को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया है। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व चेयरमैन कुलदीप शर्मा, बार एसोसिएशन सभापति मुमताज अली भाटी और महाधिवक्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। बिहारी सिंह ने कहा कि मुझे निर्विरोध अध्यक्ष बनाकर अधिवक्ताओं ने मुझ पर विश्वास जताया। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से चल रही है। हाईकोर्ट बेंच को बीकानेर में लाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। साइबर ठगों का नेटवर्क इन दिनों धौलपुर जिले में भी सक्रिय है। बार बार अपील के बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी का ताजा मामला धौलपुर के सुंदर कॉलोनी से सामने आया। पीड़ित श्याम बाबू को बिजली का बिल बकाया होने का मैसेज भेजा गया। साइबर ठग ने मोबाइल में टीम QR अपलोड करा दिया। साथ ही साइबर ठग ने मोबाइल को अपने कंट्रोल में लेकर UPI पिन ले लिया। इसके जरिए ठगों ने पीड़ित के खाते में से 50,000 रुपए निकाले। तो वही पुलिस ने खाते को फिर ब्लॉक करवाया और पीड़ित के पैसे उसके खाते में 2 दिन के भीतर वापस करवा दिए। श्याम बाबू नाम का व्यक्ति है, सुंदर कॉलोनी निवासी धौलपुर का। उसके पास कोई बिजली बिल के नाम से कॉल आया और उसको उसने झांसे में लेके कोई ऐप डाउनलोड करवाया, एक लिंक पर क्लिक करवाया। कुछ देर बाद देखा कि उसके खाते से 49,020 रुपये कट गए थे।
तो तुरंत वो साइबर थाना आया, उसने शिकायत दर्ज कराई। हमने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 दिन में उसके 50,000 रुपये वापस करा दिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार में प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा और दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान मंत्री पीयूष गोयल से बात की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज मेवाड़ के दौरे पर हैं। निश्चित तौर पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं, बस नगरी भीलवाड़ा पहुंचे और आज चित्तौड़गढ़ में हैं। जानने की कोशिश करेंगे मेवाड़ दौरे के क्या हैं इस मायने। आज बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा क्षेत्र जो वीरों की भूमि के नाम से पहचाना जाता है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं, कितना कुछ हो सकता है उद्योग के जगत में, व्यापार के जगत में, कैसे यहाँ का विकास और तेज़ी से कर सकते हैं, उसके बारे में एक प्रकार से फर्स्ट हैंड देखने के लिए मुझे मौका मिला। दोनों क्षेत्रों में, और वैसे देखें तो पूरे मेवाड़ क्षेत्र में मुझे लगता है कि वस्त्र विभाग का भी बहुत संभावना है, माइनिंग की भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। और इस सब को मद्देनज़र रखते हुए अगर राज्य सरकार भी थोड़ा पहल करे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मिनिस्टर होने के नाते पहला दौरा चित्तौड़गढ़ का है, क्या इस दौरे के आने के कारण जो थे आपके, जो भी आपने देखा, उसके कब तक क्रियान्विति देखने को मिलेगी? क्रियान्विति यहाँ पर कब तक देखिए, हमारी तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं विकास के दृष्टिकोण से लगातार चलती जा रही हैं। ये थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहा है कि योजनाएं बहुत हैं। केंद्र सरकार ने अपने स्टैंड पे, अपने हैंड पर बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन राज्य सरकार का भी जितना सहयोग मिलना चाहिए, उन्होंने कहा है कि कहीं वो सहयोग पूरा नहीं मिल पा रहा है। 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए फायरिंग के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। लिंक जज नरेंद्र कुमार खत्री ACMM 9 में पेश किया गया। कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फिर से 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। सुनवाई के दौरान लॉरेंस की ओर से एक अर्जी दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उसे कांग्रेस और आप पार्टी से जान का खतरा है, जानबूझकर झूठे केसों में शामिल किया जा रहा है। कोर्ट ने लॉरेंस की अर्जी को रिकॉर्ड पर ले लिया है और सुनवाई 2 मार्च को ही तय की है। लॉरेंस की सुरक्षा और मेडिकल को लेकर SHO ने कहा कि वो अदालतों के आदेश का पालन कर रही है। आज न्यायालय के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी, जिसमें कि 7 दिन का रिमांड आज पूरा हुआ था। पुलिस के द्वारा वापस से इसमें 7 दिन का रिमांड मांगा गया, विशेष तौर से अनुसंधान किए जाने हेतु, जिसमें न्यायालय ने 7 दिन का रिमांड स्वीकृत किया है। आज लॉरेंस बिश्नोई की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि उसको स्वयं को कांग्रेस और आप पार्टी से जान से खतरा होने के बाबत कथन किए गए। इस संदर्भ में न्यायालय ने भी उससे इस संबंध में पूछताछ की, जिसमें कि उसने स्वीकार किया। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के लखी मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धा का सैलाब नजर आया। मेले की व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव नजर बनाए हुए हैं। मेले की निगरानी को लेकर 300 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे पूरे मेले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए 4000 से भी ज्यादा पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। साथ ही 1200 सिक्योरिटी गार्ड के जवान, स्काउट गाइड भी लोगों की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। शाम भक्तों को बेहतरीन सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई। तो वहीं ड्रोन के जरिए मेले पर नजर रखी जा रही है। साथ ही 15 घुड़सवार भी लगाए गए, जो मेले में बेहतरीन व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए। बाबा श्याम के लखी मेले का दूसरा दिन है और कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें या व्यवस्थाओं को लेकर के जिला प्रशासन ने आने वाले श्याम भक्तों को कैसी व्यवस्थाएं दी जा रही है, उसको लेकर हमारे साथ मेले के प्रभारी और कानून व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरीके से सारा अंजाम दिया गया, उनसे बात करते हैं। तो इस समय हम खड़े हैं यहाँ खाटू श्याम जी थाने में, जहाँ से CCTV कैमरों से कंट्रोल हो रहा है। तो मैं दिखाना भी चाहूँगा विजुअल्स के जरिए कि किस तरीके से CCTV कैमरों में पूरा मेला है वो यहाँ पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस मेले में 364 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे पल पल की नज़र रखी जा रही है। 15 ड्रोन भी यहाँ लगाए गए हैं, जिनसे कि पूरे मेले को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि कहीं भी अगर आवश्यकता महसूस होती है तो अतिरिक्त जाब्ता भी भेज सकते हैं। और इस पूरे मेले में अंजाम दे रहे हैं एडिशनल SP रतनलाल भार्गव। तो इनसे सीधी बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने व्यवस्थाएं की है और श्याम भक्तों को बेहतर दर्शन कैसे कराएंगे। जी,
मेला क्षेत्र को कुल 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हर सेक्टर में पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। जो व्हीकल है वो मंडा रोड से आएंगे और पार्किंग में प्रवेश करेंगे। रिंगस वाली जो रोड है वो बिल्कुल पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित रहेगी, उसमें नो व्हीकल जोन रखा गया है। और अभी जो नई रोड बनी है सामोता का बास नेशनल हाईवे की तरफ खुलता है, पार्किंग से टोटल व्हीकल है उधर जाएंगे। काफ़ी एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, सीआई और जाब्ता लगा है, करीबन 4000 का पुलिस का जाब्ता लगा है। इसके अलावा 1200 सिक्योरिटी गार्ड है वो मंदिर कमेटी ने प्रोवाइड करवाए गए हैं। इस बार मेले में हमने कुछ नवाचार किए हैं, जैसे इसमें घुड़सवार पुलिस भी रहेगी, एसडीआरएफ का जाब्ता भी रहेगा। इसके अलावा ड्रोन पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। करीबन 364 कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और सीसीटीवी कैमरे में 24 घंटे जाब्ता लगाया गया है जो निरंतर उसकी निगरानी कर रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है और भक्तों को हर जगह जाब्ता मिलेगा और बिल्कुल भीड़ को नियंत्रण करने का सारे फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। भक्तों को सबको सुगम व्यवस्था रहेगी। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि जो भी पुलिस का जाब्ता आपको जो नियमों के हिसाब से रास्ता बताए उसी रास्ते पर चले, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थे हमारे साथ रतनलाल भार्गव एडिशनल एसपी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। इस बार बाबा श्याम के भक्तों को बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। जो बता रहे थे कि रिंगस से लेकर के खाटू श्याम जी का जो रास्ता है वो नो व्हीकल जोन रहेगा, वहाँ केवल पदयात्री आ पाएंगे। इसके साथ किस तरीके से 8 सेक्टर में मेलों को विभाजित किया गया है, किस तरीके से ड्रोन की व्यवस्थाएँ की गई है, तो कहा जा सकता है कि इस बार जिला प्रशासन ने श्याम भक्तों के लिए बेहतरीन सुविधाएँ की है। इस बार मेले में कुछ नवाचार जरूर किए गए हैं। मैं फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा। बम धमाका के मामले में अजमेर की टाटा कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा इरफान अहमद हमीमुद्दीन की पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर आया गया। आखिरी गवाह के बयान भी दर्ज किए गए। मामले में तत्कालीन सीबीआई जांच अधिकारी बीडी मीणा के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। इस मामले में लगभग 65 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और अब 2 मार्च को इसकी अगली पेशी होगी और मुजरिम बयान दर्ज किए जाएंगे। तो वहीं सभी बयान दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया। देखिए, 93 बम ब्लास्ट में देश में विभिन्न ट्रेनों में बम ब्लास्ट का ये केस है। इसमें 5 FIR अलग अलग जगह दर्ज हुई थी, कोटा में, लखनऊ में, कानपुर में, इस तरह बड़ौदा में। और इस केस में आज अंतिम गवाह जो तत्कालीन आईओ थे उस समय पीडी मीणा साहब, जो उस समय DYSP थे, उनके बयान आज लेखबद्ध किए गए और ये आज इस प्रकरण के अंतिम गवाह थे। उनके बयान लेखबद्ध किए जाने के पश्चात दिनांक 2 तारीख को बयान मुलजिम में इस फाइल को रखा है 2 मार्च को। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में प्रति परिवार 125 दिवस का रोजगार मिलेगा। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन के रोजगार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने के साथ करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बजट 2023 में घोषणा की थी। 2022-23 की बजट घोषणा में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। 9 सितंबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें जरूरतमंद परिवार जन आधार कार्ड से जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार की मांग कर सकते हैं। जयपुर में देश विदेश के आयुर्वेद विशेषज्ञ, चिकित्सक और स्कॉलर्स एकजुट हुए। मौका था आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस संगोष्ठी का, जिसका शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने किया। पेश है रिपोर्ट। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के रस शास्त्र भेषज कल्पना विभाग की तरफ से 3 दिवसीय आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपरा महेंद्र भाई ने कहा कि आयुर्वेद हजारों वर्षों से चली आ रही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। दिन प्रतिदिन आमजन का रुझान आयुर्वेद चिकित्सा में तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में अग्रणी है। ये रस शास्त्र की फार्मास्यूटिक्स की आज कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छी तरह से अगले 3 दिनों तक चलेगी।
और हम आयुष मेडिसिन साइंटिफिक बेस से प्रमोट करने के लिए हमारी जो रिसर्च काउंसिल है उसके द्वारा रिसर्च पेपर हम पब्लिश करते हैं, प्लस एक्सपोर्ट करने के लिए हमने आयुष प्रमोशन काउंसिल भी बनाया है। और सब डॉक्यूमेंट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ हम पूरा वर्ल्ड में अभी जा रहे हैं। उसका सिंपल सा उदाहरण आपको मैं बताऊं तो हमने अभी जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का बहुत बड़ा सेंटर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। कार्यक्रम में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुर्वेद महज एक चिकित्सा ही नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला भी है। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. प्रजापति और CCRAAS निदेशक प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जटिल रोगों की चिकित्सा भी संभव है। And that is what is required. Inoculation should not be too long. It should be very crisp so that actual deliberations is possible, for which all of us are assembled here. So thank you so much, and I am confident that these 3-day deliberations would result in tangible outcome which could be suitably translated for the betterment of the community, the society, the science, and I convey my best wishes for the grand success of this interesting event. अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में औषधियों का ज्ञान, पहचान, संरक्षण, निर्माण, विधि और नई औषधियों के आविष्कार, पेटेंट, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज और एकेडमिक रिलेशनशिप जैसे अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान का प्रकाश डाला। NIA यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा, प्रोफेसर मीता कोटेचा भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। 3 दिवसीय संगोष्ठी में करीब 500 से अधिक आयुर्वेद विशेषज्ञ, चिकित्सक और स्कॉलर्स हिस्सा ले रहे हैं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।